दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। दिल्ली में भी लागू करना होगा। मोदी सरकार की स्कीम पर हाईकोर्ट ने अच्छी खासी फटकार लगा दी और एक डेडलाइन भी दे दी। 15 दिन का वक्त दे दिया। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, आप जानते हैं किस तरह से राजनीति चरम पर है, ये आप जानते हैं। कैसे गठबंधन में आम आदमी पार्टी के हौसले पूरे बढ़े हुए हैं, ये देखते हुए कि देखिए हमें कांग्रेस को साथ लेकर नहीं चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बार भले ही हरियाणा में कोई गेम पर्दे के पीछे खेल नहीं रही हो, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई हो, लेकिन यहाँ दिल्ली में बात दो टूक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर टक्कर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की टक्कर है, पुराना हिसाब है जो बाकी होना है। लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये क्या हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की स्कीम को राजधानी में लागू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के बीच 5 जनवरी 2025 तक एमओयू साइन करने के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना साफ है कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच 5 जनवरी 2025 तक एमओयू साइन हो जाना चाहिए। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा, योजनाओं को पूरी तरह लागू करना होगा ताकि दिल्ली के लोग इस स्कीम के तहत मिलने वाले फंड और सुविधाओं से वंचित ना रहें। 24 दिसंबर के आदेश में कोर्ट ने कहा कि यदि इस बीच दिल्ली में आचार संहिता लागू हो जाए तो भी एमओयू साइन करना ही होगा, क्योंकि ये दिल्ली के नागरिकों के फायदे के लिए है। कोर्ट ने ये कहा कि जब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे पहले ही लागू कर चुके हैं तो ऐसा दिल्ली में नहीं करना गलत है। कोर्ट ने 12 दिन की मोहलत दी है और 5 जनवरी तक एमओयू साइन करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई के दिन इस एमओयू को पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की सुविधा से जुड़े मामले की सुनवाई को करते हुए यह आदेश दिया। फरवरी में डॉक्टर एसके सरीन कमेटी का गठन किया गया था, जिसे दिल्ली सरकार और एमसीडी समेत अन्य अस्पतालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की सलाह देनी थी। बेंच ने इससे पहले दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि राजधानी में सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जाएं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाईकोर्ट का आभार जताते हुए पीएम योजना की घोषणा 2021 में जो की गई थी उसका आभार जताया था। उसी साल अक्टूबर में से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत मोदी सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए पैसा देती है। दिल्ली के लिए मोदी सरकार ने 2406.77 करोड़ रुपए आवंटित करके रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली में 1339 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनने थे, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनने थे, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे जिसमें 950 बेड होते हैं, 400 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे। यानी कि एक बहुत बड़ी हेल्थ व्यवस्था से इस वक्त वंचित रखा गया है। दिल्ली को कितनी गंदी बदले की राजनीति है ये। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुभाष शिर्के जी और अजय वर्मा जी, उन्हीं से और डॉक्टर सूरज भी हमारे साथ इस पर चर्चा में शामिल हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं से समझेंगे कि ये इतनी गंदी राजनीति जो हमारे देश के जो लोग मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे अस्पताल हैं दिल्ली में जो कि दिल्ली सरकार में आते हैं और वहां पर कई बार दिल्ली की जनता बहुत परेशान हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं अवेलेबल हुई हैं। अब यहाँ पर एक अंदर की एक गंदी राजनीति सामने निकल के आ रही है कि कैसे दिल्ली को जो पैसा आवंटित करके रखा था वो दिया नहीं, एमओयू साइन किया नहीं। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये फटकार लगा दी है। ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। मैं अजय जी से सवाल ये करना चाहती हूँ कि अजय जी, ये मतलब हम दिल्ली में जब भी चर्चा करते हैं, आपको याद भी होगा कि हमने आपके साथ ही चैनल में एक बार एक खबर की थी और किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों में बहुत बुरी व्यवस्था थी और वो खबर देखने के बाद हाई कोर्ट ने उस खबर को इस लेवल पर एक्सेप्ट किया कि उन्होंने हमारी टीम को एक पूरा इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दिया था और इतना सीरियसली इस बात को लिया गया क्योंकि एक महिला ने उस खबर को टीवी पर देखा था और उस खबर को देखने के बाद उसने हमारी खबर को अपनी कंप्लेंट में अटैच कर दिया था कोर्ट में, क्योंकि वो महिला की कहानी ये थी कि वो अस्पताल में जा रही थी, उसका डिलीवरी थी
और उसको स्ट्रेचर नहीं मिला था, जिसकी वजह से देरी से उसका बच्चे की मौत हो गई थी। तो वो माँ का जो बदला था वो इस स्तर पर जा करके कहीं निकला था कि कैसे हाई कोर्ट ने हमारी खबर को ही एक पूरा सबूत मानते हुए इन सारी व्यवस्थाओं में और उस पर एक्शन लिया था। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेल्थ केयर फंड है वो जनता को दिल्ली में नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। कौन सी मानसिकता है? देखिए ऐसा है कि ये राजनीति, अगेन कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स, दिल्ली में आपकी राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जो चीजों, जो हेल्थ केयर इश्यूज हैं या फिर जो भी आम जनता की बात होती है उसको रोकने की कोशिश हो, क्योंकि सरकार उनकी है यहाँ पर। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड है इन चीजों को प्रेजेंट करने के लिए, उनके नेता खड़े रहते हैं। हमारी जो स्टोरी थी जिसकी चर्चा आपने की, जब हम उन चीजों को सामने लेकर आते हैं, बहुत कम मौके मिलते हैं इन चीजों को सामने लेकर आने का, या यूं कहिए कि मीडिया, हमने तो अपना काम किया, जो आप जिस केस की बात कर रही हैं हमने तो अपना काम किया एज अ मीडिया, पर आमतौर पे मीडिया इन चीजों को हाईलाइट करती ही नहीं है। आज की तारीख में आप देख लें दिल्ली के अस्पतालों की हाल, दिल्ली में जन सुविधा की स्थिति क्या है। हम सिर्फ प्रोपेगेंडा, पीआर बेस्ड वर्क्स में लगे हैं, क्योंकि हमें सत्ता में रहना है, या आप हो या भारतीय जनता पार्टी हो फॉर दैट मैटर, दोनों की यही कोशिश। राजनीति और सत्ता में रहने का मतलब ये है कि आम आदमी का खून ही पी जाएंगे वो। तो आम आदमी पार्टी नाम है सिर्फ, मैडम, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं मतलब हम कहां तक पहुंच पाए हैं आम आदमी दिल्ली तक, ये तो हमारा जो केस जिसका रेफरेंस आपने दिया वही साबित करता है कि हम कहां तक पहुंच पाए हैं। हम कितनी राजनीति करेंगे आम आदमी के दम पे, सिर्फ वोट लेने के लिए हम पॉलिटिक्स में हैं। हेल्थ केयर इज वन थिंग जो कि बहुत जरूरी है, किसी ने इंप्लीमेंट किया, किसी ने स्कीम बनाया, उससे हमें क्या मतलब है। आम जनता तक जो बातें जानी चाहिए वो जानी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी बात यह कि ये पीएम केयर फंड की बात है, आयुष्मान भारत जो योजना है उसको लेकर के बात है। सुभाष जी, इस तरह के क्या कुछ भेदभाव महाराष्ट्र में भी दिखाई दिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है तो ये चर्चा उठ रही है, वरना ये चर्चा तो दब भी जाती शायद। मैं थोड़ा पीछे आपको लेके जाता हूँ। 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके तहत तब के नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो गुजरात में थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है ये लागू नहीं किया था। और 2006 से जो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसके लिए एलोकेशन किया गया था प्रधानमंत्री 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत, 2006 से वो लागू नहीं किया गया था। फिर वहां पर जो जनाधिकार संगठन के लोग हैं वो हाईकोर्ट में गए, उन्होंने वहां पे पिटीशन दायर की। गुजरात हाईकोर्ट ने मेजॉरिटी डिसीजन दे दिया कि तुरंत लागू किया जाए इसको, तभी भी लागू नहीं किया गया। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई मोदी सरकार। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई कि आपको ये लागू करना चाहिए। उसके बाद सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आ गई। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्कीम जो है वो स्कॉलरशिप वो लागू नहीं की। उन्होंने कहा कि हम ये पैसा जो है वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है उनको देंगे और वो करेगी। और तो ये जो सारी चीजें हैं कि कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट ने दो चीजों में डायरेक्शन दिया था। पहले डायरेक्शन में मोदी गवर्नमेंट उस वक्त की गुजरात की, उन्होंने कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं किया था। आज वो अपेक्षा कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट है वो इस तरह का इंप्लीमेंटेशन करे। तो राजनीति जो होती है वो ऐसे ही चल रही है, हमें देखने को मिल रहा है। आप गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि उनको मोहल्ला कमेटी क्लिनिक जो है, मोहल्ला क्लिनिक्स ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो इनको इसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक बताऊं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है इसके तहत जो बेनिफिशियरी होती है हर एक का रिकॉर्ड बीजेपी के आईटी सेल के पास चला जाता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चला जाता है और वहां पे
चुनाव के पहले ये लोग पहुंच जाते हैं उनको कि भैया आपको देखिए मोदी जी के कारण ये आपको सहूलियत मिली है, ये आपको लाभ मिला है, इसलिए आपको वोट देने चाहिए उनको। हाँ, जैसे वो बोरो के ऊपर फोटो भी लगी हुई थी मोदी जी की। और हाँ, तो ये हमने उज्ज्वला स्क्रीम के बारे में भी हमने देखा। मैंने खुद नागपुर में उसके बारे में स्टोरी की थी कि कैसे लोगों को वहां पे पड़े हुए हैं वहां पे सिलेंडर्स, लेकिन उनको बोला गया था कि आप वोट दीजिए क्योंकि आपको इतना फायदा मिला है। तो इसका उपयोग किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम ये अपने प्रचार के लिए करने का एक नया फंडा ये मोदी गवर्नमेंट ने किया है जी। और इसमें जिस तरह से मतलब हाईकोर्ट को अगर ये बोलना पड़ रहा है चुनाव से पहले, आपको लगता है कि ये मैसेज भी जा करके कुछ असर कर सकता है लोगों पर इस तरह का? इसका प्रचार तो करेंगे, इसका प्रचार तो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि देखिए हमने इतना फलाना करोड़ का इनको एलोकेशन किया था, लेकिन इन्होंने डिप्राइव किया दिल्ली के जनता को, और इसके लिए भाई इनको हटाओ, हमें वहां पे चुन के दे दो। तो ये तो कहेंगे। डॉक्टर सूरज, आपका क्या कहना है इस पे? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि अंत में आम आदमी जो है ना उसको नहीं मिल रही है। चलिए आम आदमी नाम से पार्टी है कोई, लेकिन आम आदमी को ये चीज नहीं मिल रही है, क्योंकि पार्टियां तो अपने अपने फायदे के लिए चल रही है ना। अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये राजनीति है। कई बार हम किसी के भी साइड में खड़े, ऐसा खड़ा होना जरूरी नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है कि अंत में जाके व्यक्ति को फायदा हो रहा है कि नहीं जो वोट डाल रहा है। देखिए, जो परिस्थिति है उसमें सबसे अधिक शर्मनाक जो ढंग की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस की है। दिल्ली का मैं एग्जांपल देता हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं। आपको मैं बता दूं मैडम कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 27 कॉलेजेस ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं। उनकी गवर्निंग बॉडी बननी चाहिए। नियुक्तियों में और कॉलेज के चलाने में उनका हस्तक्षेप रहता है कानूनन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस के हिसाब से है। लेकिन उन सभी कॉलेजेस के गवर्निंग बॉडी को एबेंस में रखकर और सारे शक्ति जो है एक प्रकार से उसको हाईजैक करके भारतीय जनता पार्टी के जो टुटपुंजिये प्रचारक और ये जो छोटे मोटे लोग हैं उनके हाथों में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो ये बुरी स्थिति है कि जो दिल्ली सरकार जो है वो अपनी बात कहने के लिए भी यहाँ पर वो एक जो प्रचार कहते हैं कि हम आके कर देंगे, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा, ये परिस्थिति है। दूसरी बात है कि जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो चर्चा हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही दिमाग की उपज है कि ये डायरेक्टली जो मेडिकल फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स के माध्यम से, जो डिफरेंट स्टैब्लिशमेंट्स, जो मेडिकल स्टैब्लिशमेंट के माध्यम से डायरेक्टली लोगों को पहुंचना चाहिए। चूंकि ये सरकार जो है सो बिचौलियों की सरकार है, तो ये जो आयुष्मान भारत है वो क्या है? वो है कि आपको ये बिचौलियों को ये देंगे पैसे। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस स्कीम। और ये जो तमाम फंड जो जाने चाहिए सीधे सीधे अस्पतालों को, जो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है और उनकी कोशिश की सराहना की जानी चाहिए, वो कोशिश को भी अड़ंगा लगाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, चाहे हाईकोर्ट से कुछ भी टिप्पणी आ जाए, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति और उसके वोटिंग पैटर्न को, वोटिंग प्रोसीडियर को मैनिपुलेट करके और तमाम ऐसे जो स्कीम्स है उनको बिचौलियों के हाथ में दे दिया है। ये चाहे वो एजुकेशन हो और या हेल्थ हो और या बाकी भी चीजें आप टॉल में ही देख लें, जो बहुत अधिक प्रभावशाली मंत्री और बहुत अधिक डेडिकेटेड मंत्री गडकरी जिनके नाम से प्रचार किया जाता है, उनको ये कहने में 10 बार जवाब नहीं मिलता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक टोल टैक्सेस भारत में उसूल किए जाते हैं रोड पर, और फैसिलिटीज के नाम पर क्या दिया जाता है। जो लोग सड़कों पे चलते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, वो देख रहे होंगे। तो इसलिए इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी has shown all its lowliness in its design, in its जो उनकी राजनीतिक सोच है उसी वहीं पर दूषित है। जी मैडम। बड़ी बात अफसोस की यही है यहाँ पर कि किस तरह से हमारे देश में राजनीति की परिभाषा ही बदल गई है। अब जैसे अजय जी ने कहा शुरू में ही कि राजनीति है, अगर कोई चीज राजनीति है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ गंदगी बिल्कुल ऑब्वियस पैटर्न में आ जाए। ये हमारे नेताओं ने स्तर पर ला दिया है और ये अपने आप में ही राजनीति है विद इन्वर्टेड कॉमास, ये कहा जा सकता है। ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ लेगा, लेकिन आम आदमी तो ये समझ भी नहीं पा रहा है।
वो तो इसका बहुत बड़ा टूल बना हुआ है, इतना बड़ा शिकार है। वो सोच रहा है कि उसने नेता को शिकार कर लिया है मुफ्त का अनाज लेकर, लेकिन असल में वो इतना बड़ा शिकार हो गया है कि आने वाले वक्त में जब नेता के पास फंड नहीं बचेगा उन्हें बांटने के लिए, तो सबसे पहले यही, मतलब इन शब्दों में भूलना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले यही व्यक्ति मरेगा। इसकी सबसे पहले बड़ी मुसीबत आएगी, लेकिन इसको भी इस बात की चिंता नहीं है। आम आदमी कहीं से भी उस स्तर पे कहता हुआ, आवाज निकालता हुआ नहीं मिलता है कि भाई आप हमें ये मुफ्त का अनाज मत दो, हमें काम दे दो। अच्छा, काम जो मांग रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा उससे ऊपर के तबके में चले जाएं तो उनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो राजनीति में बची हैं चीजें, वो आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी वाली बच गई हैं। कहीं पर भी ये चीज नहीं दिखाई दे रही है जैसे कि वाकई में आउटपुट जिसे कहा जाता है, एक अच्छा काम निकाल के लाना, वो दिखाई दे जाए। इसीलिए आने वाले वक्त में जरूर हमारे देश के अब स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे नेताओं को याद किया जाएगा, जिनके काम आप भी बोल रहे हैं और आगे और भी बोलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक लाइन मैडम, जो आपने कहा कि लोग बोलेंगे, सुनने वाला कौन? जी मैडम, शुक्रिया जी, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।